हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है यूलोथ्रिक्स में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, जो यूलोथ्रिक्स है एक प्रकार की काई है, यानी कि शैवाल है। वो भी कैसा शैवाल है? ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर होता है। देखिए, इसका सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। तो इसका वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इसका किंगडम तो प्लांटी ही होगा। ये सभी जितने भी पौधे हैं, शैवाल हैं, तो सभी प्लांटी किंगडम में आएंगे। और सब किंगडम जो होता है इसका, वो सब किंगडम है थैलोफाइटा। इसको उपजगत थैलोफाइटा में रखा गया है। सभी थैलोफाइट्स होते हैं, यानी कि जड़ तना पत्ती जिनमें नहीं पाए जाते उनको थैलोइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और उन सभी को, शैवालों को और कवकों को, थैलोफाइटा सब किंगडम में रखा गया है। तो देखिए, इसका जो संघ है, फाइलम, वो है क्लोरोफाइटा। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी, यानी कि वर्ग क्लोरोफाइसी। ऑर्डर, गण या क्रम, इसका यूलोट्राइकेल्स। और जीनस इसका यूलोथ्रिक्स होता है। तो देखिए, हम यूलोथ्रिक्स की सर्वप्रथम संरचना देखें तो यूलोथ्रिक्स जो है ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे क्लब नुमा होता है। और जो सबसे, और ये अनेक कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो इसमें अनेक कोशिकाएं ये पाई जाती हैं। हमने सबकी सेल स्ट्रक्चर बनाई है। सबसे नीचे की जो कोशिका है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं, और सबसे ऊपर की जो सेल है उसको एपिकल सेल कहा जाता है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके अंदर ग्रिडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में क्या है? ग्रिडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि हंसियाकार, जैसे दराती होती है उस प्रकार का इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और सबसे नीचे की कोशिका को छोड़कर सभी में केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सबसे ऊपर वाली जो कोशिका है उसको एपिकल सेल, और सभी में एक केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक भी होगा, और सबसे नीचे की कोशिकाओं में ना केंद्रक होता है और ना ही इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसीलिए सबसे नीचे की जो कोशिका है इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट या होल्ड फास्ट कहेंगे, या इसको बेसल सेल कहा जाता है। ये एक प्रकार का, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसकी माइक्रोस्कोप से देखने पर ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? ग्रिडल शेप्ड होता है। ग्रिडल शेप, यानी कि हंसियाकार होता है। और इसमें प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ये सब सेल होती हैं, और सेल के चारों तरफ ये क्या हैं? सेल वॉल पाई जाती हैं। प्रत्येक सेल में क्या होगी? सेल वॉल उपस्थित होती हैं। और सबसे ऊपर की जो सेल है इसको हम एपिकल सेल के नाम से जानते हैं। शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल। और इसके अंदर जो एक द्रव भरा रहता है इसको हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, या जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और होल्ड फास्ट के द्वारा ही ये किसी आधार से पानी में या नम भूमि में ये चिपके रहते हैं। होल्ड फास्ट की मदद से ही ये जो यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल है ये किसी आधार से चिपके रहते हैं। अब आता है, देखिए, रिप्रोडक्शन मेथड्स इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो यूलोथ्रिक्स में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 विधियों से पाया जाता है। शैवालों में 3 ही विधियां होती हैं रिप्रोडक्शन की। पहली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब है कायिक या वर्धी जनन। कायिक जनन या वर्धी जनन इसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो यूलोथ्रिक्स है वो अपने, यूलोथ्रिक्स का तंतु है, ये अपने अनेक भागों में डिवाइड हो जाता है। ये अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और फिर प्रत्येक टुकड़े से नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण हो जाता है। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस विधि से पाया जाता है? इस विधि को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, यानी कि विखंडन विधि द्वारा इसमें
विखंडन द्वारा बाय फ्रैगमेंटेशन, यानी कि विखंडन द्वारा कायिक जनन इनमें देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन की जो पहली विधि हुई वो क्या हुई? कायिक जनन, और कायिक जनन में फ्रैगमेंटेशन द्वारा, यानी कि यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है तंतु, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम? यूलोथ्रिक्स का तंतु या फिलामेंट अपने अनेक भागों में विखंडित हो जाता है या कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक टुकड़े से नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण हो जाता है, यानी कि नए शैवाल का निर्माण हो जाता है, और इस विधि को कायिक जनन या वर्धी जनन के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे, देखिए इसका दूसरा मेथड, देखिए अब दूसरा मेथड आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में देखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है? अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। ये कौन कौन सी विधियों द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? बाई जू स्पोर्स, यानी कि चल बीजाणुओं द्वारा। इसकी पहली विधि हो गई चल बीजाणुओं द्वारा, बाय जू स्पोर्स। दूसरा मेथड है इसका बाई एप्लानोस्पोर, यानी कि अचल बीजाणुओं द्वारा। ये अचल बीजाणुओं द्वारा दूसरा मेथड होता है कि अचल बीजाणुओं द्वारा इसमें अचल बीजाणु बनते हैं अलैंगिक जनन में, और जिनसे फिर अचल बीजाणुओं से नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण होता है। तो तीसरा मेथड है बाई हिप्नोस्पोर, यानी कि सुप्त बीजाणुओं द्वारा। हिप्नोस्पोर्स, यानी कि सुप्त बीजाणुओं द्वारा। तो सुप्त बीजाणुओं द्वारा होता है रिप्रोडक्शन इसमें। और फिर होता है बाय एकाइनेट, यानी कि निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा। चौथा हो गया निश्चेष्ट बीजाणुओं द्वारा। और पांचवा रिप्रोडक्शन होता है बाय पामेला स्टेज, यानी कि पामेला अवस्था भी इसमें पाई जाती है। पामेला अवस्था को हम पामेला स्टेज को पामेला अवस्था ही कहते हैं। तो देखिए अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, एकाइनेट और पामेला अवस्था, ये हमने आपको डिटेल में आपको इससे पहले जो शैवालों में जनन पढ़ाया था उसमें बता दिया है। तो इस समय केवल हम बाय जूस्पोर्स, यानी कि जूस्पोर्स से जनन किस प्रकार होता है इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला ही देखेंगे इसका बाय जूस्पोर्स, यानी कि चल बीजाणुओं द्वारा जनन। शैवालों में भी इन्हीं विधियों द्वारा जनन पाया जाता है। देखिए चल बीजाणुओं द्वारा जनन। अब बता दें कि अलैंगिक जनन की दूसरी जो पहली विधि है वो है बाय जूस्पोर्स, यानी चल बीजाणुओं द्वारा। इनमें अलैंगिक जनन यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। और चल बीजाणु जो है यूलोथ्रिक्स की प्रत्येक सेल में बनते हैं, और प्रत्येक सेल में जो चल बीजाणु बनेंगे इसका जीव द्रव्य सिकुड़ेगा, और उसके बंटवारे से चल बीजाणुओं का, यानी कि जूस्पोर्स का निर्माण होता है, और जो इस सेल को तोड़कर बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर डिफ्लैजिलेटेड होकर, जर्मिनेट होकर नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देते हैं। ये इसका रिप्रोडक्शन का मेथड है। और जूस्पोर्स भी, यानी कि चल बीजाणु भी तीन प्रकार के बनते हैं। पहला है क्वाड्रिफ्लैजिलेट मैक्रोजूस्पोर, यानी कि चार कशाभिकाओं वाले, यानी कि अगर ये बनाए तो चार कशाभिकाओं वाले क्या होंगे? मैक्रोजूस्पोर्स बनेंगे। और क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड माइक्रोजूस्पोर, यानी कि लघु चल बीजाणु। और ये मैक्रोजूस्पोर का मतलब है गुरु चल बीजाणु। ये बड़े होंगे और ये छोटे वाले होते हैं। छोटे दोनों प्रकार के होंगे, यानी कि दो कशाभिकाओं वाले भी हो सकते हैं और चार कशाभिकाओं वाले भी होते हैं। ये द्वि कशाभिकीय होता है और ये चार कशाभिकाओं वाले। इस प्रकार के चल बीजाणु इनकी कोशिकाओं में, यानी कि यूलोथ्रिक्स की सेल्स में बनते हैं। अब आप देखेंगे कि क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जो मैक्रोजूस्पोर्स हैं, ये सेल के अंदर 2, 4 या कभी कभी 8 तक बन जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है, ये जो चल बीजाणु हैं, यानी कि गुरु चल बीजाणु जो होंगे चार कशाभिकाओं वाले, इनमें क्या होगा? कशाभिका किन्हें कहते हैं? ये जो धागे से निकले रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कशाभिका या फ्लैजिला। तो 2, 4 या 8 हो सकती है इनकी संख्या
प्रत्येक कोशिका में। और क्वाड्रीफ्लैजिलेट माइक्रोजूस्पोर या बाइफ्लैजिलेट माइक्रोजूस्पोर्स की जो संख्या है वो 8 से 16 या अधिकतम 32 तक हो सकती है इनकी संख्या, इसकी भी और इनकी भी। इन दोनों में 8, 16 या 32 तक ये लघु चल बीजाणु बन सकते हैं, यानी सूक्ष्म चल बीजाणुओं का निर्माण प्रत्येक कोशिका में होता है। देखिए इसमें प्रत्येक कोशिका जो है, इसकी जो होल्ड फास्ट की कोशिकाओं को छोड़ करके सभी कोशिकाओं में क्या है, अलैंगिक जनन हो सकता है, जो स्पोर बन सकते हैं यानी बनते हैं। तो एक कोशिका हमने ये यूलोथ्रिक्स की ली, तो यूलोथ्रिक्स की कोशिका में चारों ओर ये बनाया हमने सेल वॉल, और सेल वॉल जो बनाया, ये सेल वॉल बना दिया एक सेल, और इसमें ये ग्रिडल शेप्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये इसका प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य हुआ, कोशिका द्रव्य हुआ। तो इसका ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियस, ये जो इसका क्लोरोप्लास्ट है यानी इसका संपूर्ण जीव द्रव्य जो है वो इस सेल का, ये जो पूरी सेल बनाई है हमने, एक सेल बनाई है यूलोथ्रिक्स की, इसका जीव द्रव्य सिकुड़ कर मध्य में आकर 2 भागों में बंट जाता है। इसका जो जीव द्रव्य है वो क्या होगा, 2 पार्ट्स में बंट जाएगा, यानी कि सिकुड़ कर मध्य में आ जाएगा और 2 भागों में बंट जाता है, और इसका केंद्रक भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है 2। और जिस कोशिका के अंदर ये चल बीजाणु बन रहे हैं, इसके अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण होगा, तो इस कोशिका को हम जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी कह देते हैं। इसका नाम हो जाता है चल बीजाणुधानी। जिस सेल के अंदर ये चल बीजाणु बनेंगे, जूस्पोर बनेंगे, उसको जूस्पोरेंजियम या चल बीजाणुधानी कह देते हैं। तो इस चल बीजाणुधानी 2 सेल में बटेगी, 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगी, 2 से इसको 4 सेल्ड, इसमें 4 बन जाएंगे, ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी, यानी कि 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा इसका साइटोप्लाज्म, और 4 से 4 सेल्ड हो गया, फिर 8, और 8 से 16, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 सेल्ड हो जाएगी, ये 8 सेल्ड हो जाती है, और यहाँ 8 सेल्ड स्ट्रक्चर हो गई, यानी कि 8 कोशिकाओं में विभाजित हो गया इसका जीव द्रव्य, और 8 के बाद 16 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जब 16 भागों में बढ़ जाता है तो यहाँ पर 16 में भी ये फ्लैजिला इसके अंदर बन जाते हैं, यानी कि चल बीजाणुधानी, चल बीजाणुओं का निर्माण यानी जूस्पोर्स का निर्माण क्या है, जूस्पोरेंजियम के अंदर हो जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 16 तक हो जाती है। हम 16 लिख देते हैं, आप 16 बना लेंगे। तो 16 सेल्ड जब स्ट्रक्चर हो जाएगी तो ये जूस्पोरेंजियम क्या होता है, बस्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है। जूस्पोरेंजियम के फटने से या तो 16 पर ही फट जाती है, कई बार अगर 32 भी हो जाते हैं। इसमें अधिकतम जो जूस्पोर्स की संख्या है वो कितनी हो जाती है, 32 तक हो जाती है। 32 होने के बाद इसमें ये बर्स्ट हो जाएगी, और बर्स्ट होने से जूस्पोर्स जो है बाइफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। या तो ऐसे जूस्पोर्स होंगे ये, या ये कोई से भी बन सकते हैं ये। तो ये बाहर आ जाएंगे जूस्पोरेंजियम से। बाइफ्लैजिलेटेड ये हैं, यानी 2 फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं ये, और 4 फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं। तो ये जूस्पोर्स बाहर आ जाएंगे पानी में तैरते हुए, डीफ्लैजिलेटेड हो जाएंगे। डीफ्लैजिलेटेड, इनका फ्लैजिला गिर जाएगा, और डीफ्लैजिलेटेड होने के बाद ये इसके अंदर अनेक भागों में इसके कई सेल बन जाएंगी, और डिवाइडेशन के बाद जर्मिनेट होकर के ये नए यूलोथ्रिक्स का फिर से निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं, देखिए लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। अब आता देखिए यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जो होता है इसमें ये आइसोगेमस टाइप का होता है।
आइसोगैमस यानी कि समयुग्मकी होता है। इसमें जो युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, समयुग्मकी टाइप होता है। वो एक जैसे होते हैं, फिर मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और फिजियोलॉजिकली ये डिफर होते हैं। समयुग्मकी का मतलब है जो गैमीट्स बनेंगे, चाहे बाइफ्लैजिलेटेड हो या क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड हो, तो ये प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन यानी कि दो स्ट्रेन के युग्मक जो देखने में, एक मेल गैमीट होगा एक फीमेल गैमीट होगा, ये देखने में एक जैसे होंगे, मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे और फिजियोलॉजिकली ये डिफर होंगे। तो ऐसे गैमीट्स जो है ना फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और फिर जाइगोट से फिर नए जाइगोट के अंदर डिवीजन द्वारा जूस्पोर्स का निर्माण होता है और फिर नए जूस्पोर्स फिर डिफ्लैजिलेटेड होकर नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। देखेंगे इस विधि को। देखिएगा, जिस कोशिका के अंदर कोई भी सेल, जिस कोशिका के अंदर ये गैमीट्स बनेंगे, एक कोई भी यूलोथ्रिक्स की सेल जिस प्रकार जूस्पोरेंजियम का काम कर रही थी, कोई भी सेल यहाँ पर जूस्पोर बनाने वाली सेल को जूस्पोरेंजियम कहते हैं और गैमीट बनाने वाली सेल को गैमीटेंजियम कहते हैं। इस सेल का जीव द्रव्य भी सिकुड़ कर क्या होगा, पहले दो भागों में बटेगा और ये पूरी सेल बना लीजिए। यहाँ सेल बनाई हमने ग्रेडिल शेप्ड और ये इसका प्रोटोप्लाज्म बना दिया। तो इसका जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ कर क्या होगा, बीच में आ जाएगा, मध्य में आ जाता है। ये इसकी सेल वॉल ही है और इसका जीव द्रव्य सिकुड़ कर बीच में आ जाएगा और ये अपने दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टू सेल्ड हो जाएगा। और ये गैमीट बनाने की, ये इनसे गैमीट बनेंगे बाद में अनेक भागों में, टू सेल्ड। और उसके बाद ये आगे को डिवाइड होकर और जिस सेल में ये डिवीजन चल रहा है गैमीट बनेंगे, इस सेल को हम गैमीटेंजियम कहते हैं, यानी कि युग्मक धानी इसको कहा जाता है। जिसमें युग्मकों का निर्माण होगा जिस कोशिका के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, युग्मक धानी कहेंगे। यानी कि नर और मादा युग्मक इनके अंदर बनेंगे। इन प्रत्येक सेल के अंदर, होल्ड फास्ट की सेल को छोड़कर प्रत्येक सेल में गैमीट्स बन सकते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, ये जो यूलोथ्रिक्स होता है ये हेट्रोथैलिक होता है। हेट्रोथैलिक का मतलब है कि इसकी प्लस और माइनस दोनों प्रकार के जो तंतु हैं, यानी कि प्लस और माइनस जो स्ट्रेन हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, ये स्ट्रेन के जो गैमीट्स हैं ये अलग अलग फिलामेंट्स में बनते हैं। इसमें प्लस स्ट्रेन के अगर गैमीट बनेंगे तो दूसरे फिलामेंट में माइनस स्ट्रेन वाले बन जाते हैं। तो ऐसे तंतुओं को जिनमें जो प्लस स्ट्रेन के गैमीट अलग बनाता है, यानी मेल गैमीट अलग बना रहा है, फीमेल अलग, ऐसे जो फिलामेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोथैलिक कहलाते हैं। यानी कि इनके थैलस अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल गैमीट बनाने वाला थैलस अलग होता है और फीमेल गैमीट बनाने वाला थैलस अलग होता है। इसीलिए ऐसी प्रजातियां या ऐसे फिलामेंट्स क्या कहलाएंगे, हेट्रोथैलिक कहलाएंगे, विषम जालिक कहलाएंगे। चलिए देखिएगा, अब देखिए इसमें टू सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है और इसके बाद टू सेल्ड के बाद यही आगे डिवाइड होते हुए चार सेल्ड में फोर सेल्ड बनेगी, 4 से 8, ऐसे 8 सेल्ड, और 8 के बाद ये 16 और 16 से 32 से ये 64 तक हो सकता है। यानी कि 64 तक जब पहुंचने के बाद, 64 जब संख्या पहुंच जाती है, इसको देखिए दोबारा से बनाते हैं 64 वाली स्ट्रक्चर। तो 64 वाली बड़ी बना लेते हैं गैमीटेंजियम को, और 64 जब आ जाएगी तो 64 में ये क्या होंगे, 64 युग्मक बन जाएंगे। 64 युग्मक इसके अंदर बन जाते हैं। ये बाइफ्लैजिलेटेड या क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। ये दोनों प्रकार के इसमें गैमीट बनते हैं। तो ये कितने हो गए, 64 आप इसमें बनाएंगे। 64 जब बन जाएंगे तो ये गैमीटेंजियम है। तो जब 64 तक संख्या पहुंच जाती है तो ये गैमीटेंजियम क्या हो जाती है, इसमें बस्ट हो जाता है, यानी कि गैमीटेंजियम फट जाती है। और गैमीटेंजियम के बस्ट होने से ये
युग्मक जो है क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। यानी कि एक फिलामेंट का इधर आ जाएगा यानी प्लस स्ट्रेन का, और दूसरा स्ट्रेन भी दूसरे स्ट्रेन का दूसरी तरफ से पानी में ये तैरते रहते हैं। तो प्लस और माइनस स्ट्रेन के यानी मेल और फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के पास आते हैं। ये मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी कि बाहरी संरचना इनकी देखने में एक जैसी होती है लेकिन आंतरिक संरचना इनकी भिन्न होती है। ठीक है, तो इनको कहते हैं मार्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे और फिजियोलॉजिकली डिफर होंगे। बिल्कुल देखने में एक जैसे होंगे, समान शेप एंड साइज के होंगे, इसीलिए इसको आइसोगेमस यानी कि समयुग्मकी कहते हैं। दोनों का शेप एंड साइज बराबर होता है, लेकिन ये आकार से ही बाहर से ही एक जैसे होते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना में इनके बदलाव होता है, यानी कि रासायनिक संरचना में इनकी भिन्नता पाई जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर ये जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे, एक जाइगोट का निर्माण ये कर देते हैं। ये जाइगोट बन जाता है डिफ्लैजिलेट होकर, और जाइगोट का जो केंद्रक है जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट का केंद्रक फिर डिवाइड होकर जाइगोट में ये कम से कम 8 या 9 महीने तक ये रेस्टिंग पीरियड में पड़ा रहता है। 8 से 9 मंथ तक तो ये क्या करता है, विश्राम करता है, पानी में रेस्टिंग पीरियड में रहता है, यानी कि विश्राम अवस्था में रहेगा। और विश्राम करने के बाद उसके बाद इसका जो केंद्रक है डिवाइड होकर क्या है 8 से 16 जू स्पोर का निर्माण करता है। 8 से 16 क्या बनेंगे, इसके अंदर जू स्पोर्स बन जाते हैं, और जू स्पोर्स भी ऐसे ही होंगे। और ये जू स्पोर्स फिर इसमें बनते हैं तो इसको एक जू स्पोरेंजियम कहेंगे, और ये फिर जू स्पोरेंजियम बस्ट हो जाएगी, और ये जू स्पोरेंजियम के फटने से ये जू स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर डीफ्लैजिलेटेड होंगे जैसे पहले आप लोगों ने दिखाया, और फिर ये अंकुरित होकर फिर से यूलोथ्रिक्स के नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजेटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों विधियां हमने आप लोगों को यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन की पढ़ाई। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।